हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो बिना स्किप किए हुए आप लोग अगर देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि भारत में जितने भी किसान आंदोलन जो भारतीय इतिहास में हुए हैं उससे आज के बाद से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो बिना देर किए हुए भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन के तथ्यों को हम लोग विस्तार पूर्वक चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेंगे कि भारत में जो किसान आंदोलन है वह क्यों हुआ था। भारत में जो किसान आंदोलन है वो क्यों हुआ दोस्तों। तो भारत में जो किसान आंदोलन हुआ उसका कई कारण था, लेकिन उस कारणों में से बहुत जगह जो आंदोलन हुआ उसके अधिकतर यह कारण था कि जो किसानों पर अत्याचार की जा रही थी, यानी कि जमींदारी क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान दिया देना पड़ता था, अवैध करारोपण करना पड़ता था, यानी कि कर कुछ और लगाया जाता था लेकिन वसूला कुछ और जाता था जमींदारों के द्वारा। मनमानी बेदखली कर दी जाती थी जमीन से, यानी कि मन किया तो जिसका जिसको मन किया उसको उसके जमीन से बेदखल कर देते थे। और अवैतनिक श्रम, जो बिना वेतन का जो श्रम वो लोग के द्वारा जमींदारों के द्वारा कराया जाता था, इसके अलावा भारी भू राजस्व भी लगाया जाना, ये सब किसान आंदोलन के जो कारणों में से एक थे। अब हम लोग सरकार पर आते हैं, जो उस समय चूंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार चल रही थी, तो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां भी जो थी वह किसानों के पक्ष में नहीं थी। वह ज्यादा किसके पक्ष में थी दोस्तों, तो वह जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी। और जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां जो थी वह किसानों का शोषण करने वाली थी। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए पूरे भारत में कई जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए और उसका रिजल्ट भी कहीं-कहीं अच्छा मिला। मतलब उस आंदोलन के करने से जो आंदोलन जिस चीज़ के लिए किया गया, उसमें जो सरकार हम लोग की बातें माने या ज़मींदार लोग को वो बातें माननी पड़ी। तो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो मैप के माध्यम से समझ लेने के बाद जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी आसान हो जाती है। मैप के मैप से देख लेने के बाद में चीज़ें जो है, वो आसान हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देख लेंगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो हुआ था, प्रमुख आंदोलन जो किसान आंदोलन हुआ था, वह एका या एकता आंदोलन उसको कहा जाता था। एका या एकता आंदोलन कहा जाता था उसको। ठीक है? तो इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों, यह 1921 ईस्वी में शुरुआत हुई। कब हुई शुरुआत? 1921 ईस्वी में शुरुआत हुई। तो ये तो हम लोग देख लिए कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। एका या एकता आंदोलन नाम हुआ, 1921 में शुरुआत हुई। तो 1921 में ये शुरुआत कहाँ-कहाँ से हुई दोस्तों? तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिख लेंगे। 1921 में जो उत्तर प्रदेश के जो शहर थे, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये 3 जगहों से जो है इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई। कहाँ-कहाँ से हुई? हरदोई, बहराइच और सीतापुर से दोस्तों। तो शुरुआत में जो था दोस्तों उस समय 1921 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जो गठ संगठन जो 1885 में जो उसकी स्थापना हुई थी, तो ये इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था शुरुआत में, समर्थन प्राप्त था। ठीक है? लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण नेता रहे, इस आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता रहे, इनका नाम हम लोग देख लेंगे। ये जो महत्वपूर्ण नेता रहे वह मदारी पासी जो थे, इसके महत्वपूर्ण नेता रहे। तो अब हम लोग ये देख लिया कि कब हुआ और किसका मतलब कौन महत्वपूर्ण नेता था, वो किस कारण हुआ था, ये भी हम लोग देख लें। तो हुआ ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश में
कि ये जो तीनों हम शहर बताए, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, यहाँ पर जो मुख्य कारण इसका था होने का, यह उच्च किराया जो आम तौर पर जो भारत में लगाया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश में ही और जगहों पर लगाया गया, उससे 50% अधिक था। 50% अधिक था। तो उच्च किराया कितना, 50% और जगहों की तुलना में अधिक था, इसलिए यह एकता आंदोलन हुआ। और एकता नाम से ही हम लोगों को एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि किसानों में जरूर एकता रही होगी। तो यही एकता जो है वो कहाँ पर दिखाया गया, तो गंगा नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा गया, ठीक है, और उसमें पानी भर दिया गया। उसमें पानी भर के सभी किसानों ने प्रतिज्ञा ली, सभी किसानों ने प्रतिज्ञा ली कि हम लोग रिकॉर्ड कर ही देंगे, यानी हम लोग जो सभी जगहों पर किराया लगता है वही देंगे, सभी रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड किराया ही देंगे। हम लोग जो उच्च किराया, ये जो 50% अधिक लगाया गया था, ये नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो 50% जो अधिक लगाया गया था, ये नहीं देंगे। तो ये सब होने के बाद में, और एक चीज इसमें, और यहाँ पर जो गंगा नदी के किनारे जो ये सभी किसानों ने जो प्रण लिया था, जो अपनी एकता दिखाई थी, इसमें एक चीज और किया, कहा गया था कि बिना बिना रसीद का राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे। तो पहले जमींदार क्या करते थे कि बिना कोई रसीद दिए हुए मनमानी जो लगान जो है वो वसूल लेते थे। तो एक चीज और था, बिना रसीद के राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे। तो ये भी प्रण उन्होंने लोग ने गंगा नदी के किनारे लिया। तो इस इस सब इतना सब हो जाने के बाद में 1922 ईस्वी में, यानी कि ये 1921 में तो स्टार्ट हुआ था, तो 1922 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा काफी इसका विरोध हुआ, मतलब अंग्रेजों द्वारा दमन करने की, इसको दबाने का, दमन मतलब इस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत उपाय किए गए, ठीक है। तो इस कारण से जो ये आंदोलन है वो वापस ले लिया गया। यह जो अंग्रेजों की जो दमन नीति थी वो काफी तेज हो गई, जिसके चलते यह आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। तो इस आंदोलन से हम लोग महत्वपूर्ण क्या क्या चीज देखे दोस्तों, 1921 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ कहाँ से, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाकी बाद में उत्तर प्रदेश के आसपास जितने भी इसके आसपास की जगह जो है, हरदोई, बहराइच और सीतापुर के जगहों में भी ये आंदोलन फैल गया। महत्वपूर्ण नेता को मदारी पासी के रूप में हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसका समर्थन शुरुआत में प्राप्त था, लेकिन बाद में उन्होंने इससे अपना पाला झाड़ लिया था। तो उतना समर्थन, इसको बोला जाएगा कि उतना इंटरफेयर उन लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एकता आंदोलन के बारे में। अब हम लोग राजस्थान को देखेंगे कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था, ये राजस्थान यहाँ पर है। तो राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो राजस्थान में जो बिजौलिया जो जगह था, बिजौलिया में जो किसान आंदोलन हुआ, बिजौलिया में जो किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये देख लेंगे ये कब हुआ था दोस्तों, तो यह 1897 ईस्वी में हुआ। कब? 1897 में हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो यह जो मेवाड़ के किसानों पर अत्यधिक जो लगान था, मेवाड़ के किसानों पर अत्यधिक लगाना अत्यधिक लगान जो लगाया गया, यह इसका कारण था। यह जो जब शुरुआत किसानों ने यह आंदोलन चालू की, तो वे बिजौलिया से स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया, आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। क्योंकि कुछ जो वहाँ के जागीरदार थे, जो वहाँ के बड़े जमींदार जो थे, उनके द्वारा जो
कर लगाई गई थी, तो उसमें हम लोग देख लेंगे किस किस टाइप के वहां पर कर जो अत्यधिक लगान लगाए गए वो किस किस प्रकार के कर थे। तो इसमें तो पहले 84 प्रकार के कर थे, 84 प्रकार के लाग बाग, इसको लाग बाग कहते थे। लाग बाग जो था ये कर था, 84 प्रकार के लाग बाग थे। इसमें एक हो गया चौरी कर हो गया, चौरी कर। चौरी कर क्या था दोस्तों? तो यह जब किसान की बेटी का विवाह होता था उस पर कर, किसान की बेटी के विवाह पर कर, ठीक है, यह चौरी कर हो गया। एक हो गया तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर जो हो गया। तलवार बंधाई कर क्या हो गया दोस्तों? यह जब नया जागीरदार बनते थे, नया जागीरदार बनने पर जो कर लगाया जाता था, यह तलवार बंधाई कर कहा जाता था। नेक्स्ट हो गया लाता कुंटा कर, लाटा कुंटा कर, ये क्या था? तो लाता कुंटा कर जो था, खेतों में जो खड़ी फसल थी, खेतों में खड़ी फसल के आधार पर, खड़ी फसल के आधार पर जो कर लगाई गई उसी को लाता कुंटा कर कहा जाता था। तो ये जितने भी कर लगाए गए, यह वहां पर किसानों में असंतोष पैदा कर दिए, जिसके चलते बिजोलिया में, राजस्थान के बिजोलिया में जो किसानों में है वो आंदोलन छेड़ दिया। तो वहां के जो प्रमुख आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो फतेह कतः चारण, ये जो फतेह फतेह करण चारण, दूसरा सीताराम दास, तीसरा हम लोग देख लेंगे विजय सिंह, विजय सिंह पथिक, चौथा हम लोग देख लेंगे माणिक्यलाल वर्मा। ये जो चारों नेता थे वहां के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। ये कौन थे? तो ये मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। कहाँ के? ये बिजोलिया में किसान आंदोलन था उसका। तो ये तो हो गए पुरुष नेतृत्वकर्ता। इसमें कुछ महिला नेतृत्वकर्ता भी थी, जो इस महिला नेतृत्वकर्ता जो थी, जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, उन लोग का भी थोड़ा सा हम लोग नाम देख लें। तो पहला हम लोग देख लेंगे अंजनी देवी चौधरी, अंजनी देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, नारायण देवी वर्मा, रामा देवी, और ये जानकी देवी। तो ये सब जो महिला नेतृत्वकर्ता थी वहां के, जो यह किसान आंदोलन हुआ था। एक चीज और देख लेंगे हम लोग दोस्तों, यहीं पर गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, इस आंदोलन के जो अपने, उनका एक समाचार पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का एक समाचार पत्र कौन था? प्रताप नाम था उसका। प्रताप जो समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने ये बिजौलिया के जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अपने समाचार पत्र के माध्यम में उनको ये प्राथमिकता दी थी। किसने? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये बिजौलिया जो किसान आंदोलन है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये तो हम लोग राजस्थान में देख लिए। अब देखेंगे हम लोग जो पश्चिम बंगाल में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, किसान आंदोलन। क्योंकि यहाँ पर तीन चार आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर पहला किसान आंदोलन कौन हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था, पहला जो लिख लेंगे हम लोग, फराजी आंदोलन, ये फराजी आंदोलन। दूसरा जो हो गया नील नील आंदोलन हो गया, ठीक है। तीसरा जो हो गया पबना आंदोलन हो गया।
ये पबना आंदोलन जो हो गया, पबना आंदोलन हो गया, ठीक है। 4 जो हो गया, यह हो गया तेभागा आंदोलन। तो ये जो चारों आंदोलन है वो पश्चिम बंगाल में हुई। देखिए यहाँ मैप पर हम लोग देख ले रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल रेड में जो इसको किया गया है। तो ये 4 जो आंदोलन है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। तो फराजी आंदोलन हम लोग देखेंगे कब हुआ था। तो फराजी आंदोलन 1820 में हुआ। नील आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो यह 1859 में हुआ। पवना आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो यह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तेभागा आंदोलन कब हुआ वहां पर? तो यह 1946 के आसपास में जो था ये आंदोलन हुआ। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लें, खराजी आंदोलन के बारे में हम लोग देख लें। खराजी आंदोलन के बारे में हम लोग देख लें यहाँ पर। खराजी आंदोलन, ठीक है। तो खराजी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1820 में की गई थी। ये तो हम लोग देख लिए। और इसमें इसके जो महत्वपूर्ण नेता जो थे, इसके महत्वपूर्ण नेता जो कौन थे, फराजी आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे, यह मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन जो थे इसके प्रमुख नेता थे। इन्हीं को दादू मीर भी कहा जाता था। कौन थे? मोहम्मद मोहसिन, इन्हीं को दादू मीर कहा जाता था। अब ये क्यों हुआ इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो दादू मीर ने जो जमींदार जो कर जबरदस्ती लगा रहे थे, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। कौन? दादू मीर जो थे, यह जमींदार जो कर लगा रहे थे, जमींदारों द्वारा जबरदस्ती लगाए गए कर, जबरदस्ती लगाए गए कर का विरोध किया। ठीक है। और उसके बाद यह जो विरोध था, यह अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। किसके बीच में था? अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध, विरुद्ध किसान आंदोलन था यह। किसके किसके बीच था दोस्तों? तो यह अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध था। जो महत्वपूर्ण नेता हो गए, दादू मीर हो गए। और इसी में दादू मीर ने एक नारा दिया था। दादू मीर का जो महत्वपूर्ण नारा हो गया, इसमें क्या उन्होंने नारा दिया था? समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये हम लोग रेड से सर्किल कर लेंगे। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये दादू मीर के द्वारा इस फराजी आंदोलन में ये बातें कही गई थी। तो इसका जो कार्य क्षेत्र था, ये तो कहाँ पर था? ये कार्य क्षेत्र हम लोग देख लिए पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र? तो जो पूर्वी बंगाल जो था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में यह जो फराजी आंदोलन था, यह फला फूला। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसी में देख लेंगे। ये हम लोग घेर लें ऐसे। ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे जो नील आंदोलन यहाँ पर हुआ। नील आंदोलन जो हुआ, ठीक है। नील आंदोलन जो हुआ 1859 ईस्वी में गोविंदपुर गांव के आसपास से स्टार्ट हुई। पहले गोविंदपुर एक गांव था, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। गोविंदपुर गांव से शुरुआत हुई यहाँ की इसकी, किसकी? नील आंदोलन की। तो नील आंदोलन क्या था दोस्तों? तो यह था कि जो यूरोपीय बागान मालिक थे, यूरोपीय बागान मालिक जो थे, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जबरदस्ती जो थे, अपने फायदे के लिए जबरदस्ती नील की खेती कराना चाहते थे। नील की खेती कराते थे, बल्कि नील की खेती कराते थे। तो नील आंदोलन का मुख्यतः जो कारण यही था कि यूरोपीय बागान मालिक अपने फायदे के लिए नील की खेती कराते थे। जबकि नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे। किसान जो थे, यह नील की खेती से
असंतुष्ट थे। ठीक है, वो क्यों असंतुष्ट थे दोस्तों? तो पहला तो जो नील की खेती उन्होंने कर रही थी उसकी कम कीमत पेश की गई, कम कीमत दी जाती थी। ठीक है, क्यों? कोई भी किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको उचित उसका कीमत उसकी फसल को नहीं देंगे तो वह एक असंतोष पैदा करेगा, तो कम कीमत दी जाती थी। सेकंड हो गया, नील लाभदायक नहीं था, यह लाभदायक नहीं था। तीसरा जो हो गया, यह भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर रहा था, भूमि की उर्वरा शक्ति को, यानी उसका फर्टिलाइजर पावर को जो था नील जो कम कर रहा था। तो ये नील की खेती, जो किसान चाहते थे कि हम लोग अपने लिए धान उगाएं खाने के लिए, चावल चावल की खेती करें, लेकिन वो लोग जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, कम कीमत दी जाती थी। नील लाभदायक चूंकि था नहीं, भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए जो था किसानों के बीच काफी असंतोष पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप जो है नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। और इसमें जो जब एक और चीज में हम लोग देख लेंगे, बीच बीच जब खेत खेत का जो फसल जो तैयार हो जाता था, यानी कि नील नील जब तैयार हो जाता, नील की खेती तैयार हो जाती थी, तो उसमें जो बिचौलिए थे, बिचौलियों और व्यापारियों के कारण, बिचौलियों और व्यापारियों के कारण जो किसानों को है काफी नुकसान होता था, काफी नुकसान होता था। ठीक है, बिचौलियों और व्यापारियों के कारण काफी नुकसान होता था, इसलिए नील की खेती जो है वो बिल्कुल ही लाभदायक किसानों के लिए नहीं रही। तो यहीं के एक जो नाटककार थे, बंगाली लेखक और नाटककार कौन थे दोस्तों? तो यह जो दीनबंधु मित्र जो थे, दीनबंधु मित्र, इन्होंने अपना एक नाटक जो लिखा था, जिसमें नील दर्पण, नील दर्पण, यह काफी फेमस दोस्तों था, यह इस पर हम रेट से कर दे रहे हैं। यह नील दर्पण जो था, यह दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा गया था, जिसमें मुख्यतः क्या बातें थी, इसमें जो किसानों की दुर्दशा थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो किसानों की दुर्दशा थी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किसानों की दुर्दशा पर, किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो नील दर्पण किससे था? किसानों की, जो नील के किसान जो वहां पर खेती करते थे उन किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा इस साइड देख लेंगे, ये हम लोग इसको, ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो नील की एक और वहां के जो समाचार पत्र था, द हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पैट्रियट एक वहां का समाचार पत्र था, एक बंगाली पत्रकार थे, उनका जो अखबार था द हिंदू पैट्रियट, उसमें भी, उसमें भी किसानों की दुर्दशा पर, किसानों की दुर्दशा को उजागर किया गया, किसके द्वारा? द हिंदू पैट्रियट के द्वारा, यह बंगाली पत्रकार जो थे। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों, जब दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण को लिखा गया और इसको प्रकाशित की गई, ये यह जो नील दर्पण जो है, इसको जब प्रकाशन किया गया तो बहुत बड़ा विवाद हो गया। 1860 में यह प्रकाशित हुआ था, यह नील दर्पण जो है 1860 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो 1860 में जब प्रकाशित किया तो काफी विवाद हुआ। और जब विवाद इसलिए हुआ कि चूंकि इसी के माध्यम से सब लोगों को पता चला कि यह जो वहां के किसानों की दुर्दशा क्या है, वहां की स्थिति क्या है, और द हिंदू पैट्रियट, ये दोनों जो चीज थे वहां के किसानों की दुर्दशा को जब उजागर किए तो 1860 में काफी वहां पर बवाल मचा। और वहां पर 1860 में ही, ये 1860 है,
इसी में नील आयोग की गठन हुई। किसका गठन हुआ? नील आयोग का गठन हुआ। ठीक है। और जब नील आयोग का जब रिजल्ट आया, नील आयोग की जब गठन हुई, तो इसका जो निर्णय जो था, नील आयोग का जो निर्णय था, यह किसानों के किसानों के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? तो किसानों के पक्ष में था। तो यहाँ पर हम लोग दो आंदोलन देख लिए, फराजी आंदोलन, नील आंदोलन, जो पश्चिम बंगाल में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। और यहाँ पर जो दो मुख्य आंदोलन हुए थे, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। वो जो दोनों आंदोलन हो गया। अब तीसरा जो हो गया पबाना आंदोलन जो हो गया, ये पबाना आंदोलन जो हो गया, पबाना आंदोलन। ठीक है। तो पबना आंदोलन जो है, ये कहाँ कहाँ हुआ था? तो यह भी जो है, यह तो पहले हम लोग देख लें, 1873 से 76 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? यह पूर्वी बंगाल में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह पूर्वी बंगाल में हुआ। और इसका जो मुख्य कारण क्या था? तो बड़े हिस्सों में जो जमींदार थे, गरीब किसानों पर अक्सर बढ़ाए गए कर को जबरदस्ती वसूलते थे। जो बड़े जमींदार थे, जबरदस्ती कर वसूल रहे थे। जबरदस्ती कर वसूल रहे थे, यानी कि एक मनमाना कर वसूल रहे थे वो लोग। ठीक है। और गरीब किसानों पर काफी अत्याचार कर रहे थे। बड़े जमींदार जो थे, यह जबरदस्ती कर वसूल कर रहे थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर यूसुफ शाही जो एक परगना जो है, यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगना के किसान संघ में गठन किया गया। यूसुफ शाही परगना में किसान संघ का गठन किया गया। किसके लिए? ये जो बड़े जमींदार जो जबरदस्ती कर वसूल कर रहे थे। ठीक है। अब इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, यानी कि जो बड़े नेता थे, उसमें ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय, इसके बड़े नेता थे, यानी कि महत्वपूर्ण नेता जो थे, ये दोनों थे, ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। ठीक है। और यह आंदोलन जो था, जमींदार तथा साहूकार विरोधी था। यह आंदोलन जमींदार और साहूकार विरोधी था। ठीक है। यह जमींदारों और साहूकारों के बीच में यह जो आंदोलन थी, इन लोगों के विरोध में चालू किया गया था। नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो यह जमींदार और साहूकार विरोधी आंदोलन था। तो इसमें चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, द्वारिका नाथ गांगुली, इन जैसे नेताओं का भी समर्थन समर्थन प्राप्त था। किसमें? तो ये पवना आंदोलन में। ठीक है। तो यह यूसुफ शाही परगना में किसान संघ का गठन किया गया था, इस आंदोलन के विरुद्ध में, जब किसानों ने थी की थी। मेन मोटिव जो इसका जो था, यह बड़े जमींदार जो जबरदस्ती कर वसूल कर रहे थे, बड़े हिस्सों में जो जमींदार थे, गरीब किसानों पर अक्सर बढ़ाए गए कर, ये जो बार बार जो बढ़ाए गए कर थे, ये बार बार बढ़ाया जा कर जो था, मतलब कर कुछ और बढ़ाया जा रहा था, और उसका जबरदस्ती वो लोग वसूल करते थे। ठीक है। उन लोगों पर अत्याचार करके वसूल करते थे। तो इसलिए काफी असंतोष हुई किसानों में, इसलिए पबाना आंदोलन जो है, और इसका जो आ, ये कार्य क्षेत्र जो है 1873 से 76 ईस्वी के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे
इसी में हम लोग का हुआ तेभागा आंदोलन हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? तेभागा आंदोलन हो गया। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे तेभागा आंदोलन के बारे में। तो ये हालांकि काफी बाद में हुआ था, लेकिन हम इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ा दिए दोस्तों कि चूंकि पश्चिम बंगाल से जितने भी आंदोलन हुए उसको मैं एक ही जगह पर ला दिया। तो यह इसकी शुरुआत जो हुई ये 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। अब इसमें जो किसानों का मुख्य मुख्य जो मांग था, यहाँ पर जो किसानों का मुख्य मांग था, वहां पर एक कमीशन गठित की गई थी जिसका नाम था फ्लाइट कमीशन। ठीक है। ये कौन सी कमीशन थी? फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप, फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने के लिए 1/3 करने के लिए यह संघर्ष स्टार्ट हुआ था। ठीक है। यानी कि जब कर ज्यादा लग रहा था तो उसमें फ्लाइट कमीशन जो हुई उसके सिफारिश के अनुसार जो लगान की दर फिक्स की गई 1/3 कम करके, उसके लिए मतलब कि हम लोग उतना ही देंगे, उसके लिए संघर्ष जो है स्टार्ट किया गया। तो बंगाल का जो तेभागा आंदोलन है उसका एक और मेन मोटिव क्या था? इसमें 2/3 जो हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा जो उत्पीड़ित बटाईदार था, उत्पीड़ित बटाईदार जिसको बोला जाता है, किसानों को दिलाने के लिए किया गया। किसानों को दिलाने के लिए किया गया। ठीक है। अब इसके एक और चीज देख लेंगे हम लोग। इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो कौन थे दोस्तों? हम लोग जब इतना देख लिए तो इसके नेता के बारे में भी देख लेंगे। तो इसके जो नेता थे, ये महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? तो ये कमरान सिंह, कमरान सिंह और दूसरा थे भवन सिंह। ये जो दोनों थे ये तेभागा आंदोलन के ये महत्वपूर्ण नेता हो गए। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर ऊपर हम लोग ले रहे हैं। तेभागा आंदोलन यह किसान आंदोलन था, और यह बंगाल का सबसे, इसको एक और चीज हम लोग देख लेंगे, यह बंगाल का काफी सशक्त आंदोलन था। यह जो बंगाल का काफी सशक्त आंदोलन था। ठीक है। तो जो किसानों की थी वो 1/3 दर करने के लिए जो संघर्ष कर जो था 1/3 कम करने के लिए था। 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। नेता जो थे इसके कमराम सिंह और भवन सिंह जो ये तेभागा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें जो बिहार का जो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था, यह बिहार के चंपारण में, जो आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो ये सर्वप्रथम कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है यह 1917 में हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था दोस्तों? तो यह जब तीन कठिया प्रणाली थी इसके विरुद्ध हुआ था। तो ये तीन कठिया प्रणाली क्या थी? तो जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य था। नील की खेती अनिवार्य, यानी कि जो वहां के किसान थे उनके जमीन पर ये 3/20वां भाग पर एकदम बिल्कुल नील की खेती करनी ही करनी थी। तो यह 3 कठिया हो गई प्रणाली, इसी को बोला जाता है। तो जब ये सब चीज वहां के जमींदार और ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर थोपा गया, तो वहां के एक जो
क्या बोला जाता, स्थानीय नेता जो थे वहां के, स्थानीय नेता या किसान जो थे, ये कौन थे? ये राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने गांधी जी को क्या किया? गांधी जी को बुलाया, गांधी जी को बुलाया। पहले तो ये राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को कई बार इसके बारे में कहा गया चंपारण आने के लिए। वो शुरुआत में गांधी जी आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल जी की बार बार प्रयासों से गांधी जी जो है वह वहां पर आए। कहाँ पर आए? तो चंपारण में आए। और जब चंपारण में आए तो उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन को, जो पूरा देश स्तर पर यह आंदोलन फेमस हो गया, यह राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। पहले यह चंपारण में ही था, यह राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। कब? जब गांधी जी इसमें इंटरफेयर करने लगे। गांधी जी के इंटरफेयर करने के बाद यह राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और पूरे देश में चर्चा हुई इसके, पूरे देश में चर्चा हुई इसकी, तब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? 1900 जून 1917 में एक जांच समिति एक जांच समिति नियुक्त की। ठीक है। तो जांच समिति जो नियुक्त की, इसमें एक चीज और हम लोग देख लेंगे। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी जो थे, इसमें एक सदस्य के रूप में थे। महात्मा गांधी जी एक सदस्य के रूप में इस जांच समिति का एक सदस्य वो थे। इसमें तो ये जो 1917 में ये जो जांच कमेटी बैठी थी, ठीक है। बाद में हुआ ये कि जब जांच समिति गठित हुई तो यह जो बागान मालिक थे, बागान मालिक जो थे, वह अवैध वसूली, जो वह अवैध वसूली उन्होंने की थी, अवैध वसूली का 25% वापस करने पर विवश हो गए, विवश हो गए। ये अवैध वसूली इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि 3/20वें हिस्से पर तो नील की खेती की जाती थी। बाद में एक चीज और हम यहाँ पर पॉइंट आप लोग को बता दे रहे हैं, एक चीज और इसमें पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि हुआ ये था कि 19वीं शताब्दी के अंत में ये अवैध वसूली जब हम लिखे तो ये पॉइंट मुझे याद आया। 19वीं शताब्दी के अंत में रंगों की खोज हो गई। जो रंग थे, ये नील की खेती रंग खेती से ही होता था, तो रंग की खोज हो गई। तो जो नील का जो प्रचलन था वो बाजार समाप्त होने लगा। नील का जो बाजार समाप्त होने लगा, ठीक है। नील का बाजार जब समाप्त होने लगा तो जमींदार जो थे, ये नील की खेती बंद कराने के लिए अवैध वसूली करने लगे। नील की खेती बंद कराने के लिए नील की खेती बंद कराने के लिए अवैध वसूली करने लगे। ठीक है। तो यही अवैध वसूली जो बागान मालिक के द्वारा जो की जाती थी, उसका 25% उन्होंने किसानों को वापस करने पर विवश कर दिया, जब यह गांधी जी के द्वारा, जब जून 1917 में एक ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जांच समिति गठित की गई थी। तो यह इसके बारे में, तो यही सब दोस्तों जो है, यह चंपारण आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। 1917 में हो गए, तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध हो गई, 3/20वें खेती पर नील की खेती करने जाने लगी। 19वीं शताब्दी में जब नील का जो जब रंगों का खोज हो गया तो नील का बाजार समाप्त होने लगा। तो जब नील का बाजार समाप्त होने लगा तो वहां के जो जमींदार थे, वहां के बागान मालिक थे, वह नील की खेती बंद कराने के लिए अवैध वसूली करने लगे। और इतना सब होने के बाद जब स्थानीय नेता किसान, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप रंग दिया गया, पूरे देश में चर्चा हुई। ठीक है। और जो अवैध वसूली जो 25% ज्यादा हुई थी, उस पर किसान को, ये बागान मालिक
वापस करने पर विवश हुए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये गुजरात में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो गुजरात में भी दो आंदोलन हुआ था दोस्तों। गुजरात में भी दो आंदोलन हुआ। पहला जो आंदोलन हुआ वो खेड़ा सत्याग्रह हुआ। कौन सा हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और जो दूसरा हुआ वो कौन सा हुआ? बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो यह 1918 में हुआ। ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो यह 1928 में हुआ। तो हम लोग देख लेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये यही गुजरात जो है, ये गुजरात हम लोग मैप में देख लेंगे, ये गुजरात। ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये जितना भी पॉइंट हम आप लोगों को दोस्तों बता रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सब पॉइंटों से बनते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जो आज का जो वीडियो का जो सेशन है इसको देखने के बाद से आपको भारत में जितने भी किसान आंदोलन महत्वपूर्ण हुए उससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक बिल्कुल देखें। और अंत तक देखने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ सर, अब मुझे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। होता ये है कि मैं वीडियो बना देता हूँ लेकिन आपके द्वारा जो है, जो मुझे जो मोटिवेशन जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब से प्राप्त होता है वो आप लोग के द्वारा की नहीं जा रही है उतना। तो इसलिए मैंने आपको ये बातें कह दी। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है इसके बारे में हम लोग देख लें। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में जो हुआ था, यह कहाँ से हुआ था? तो यह गुजरात के खेड़ा जिला से हुआ। गुजरात के खेड़ा जिला, गुजरात में जो खेड़ा जिला है उसमें फसलें जब नष्ट हो गई, 1918 में जब फसलें नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद सरकार जो है, सरकार जो है भू राजस्व जो वहां पर लगाया गया था, भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। माफ करने से इनकार कर दिया। यानी कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में जो फसलें हो गई थी वो नष्ट हो गई थी। बावजूद उसके सरकार के द्वारा भू राजस्व माफ करने के बजाय भू राजस्व जबरदस्ती लेने का जो है फरमान जारी कर दिया गया था। ठीक है। इसमें पूरा भरपूर जितना फुल टैक्स बनता था, यानी कि पूर्ण संग्रह पर पूर्ण संग्रह पर जोर दिया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो इसलिए यह जो गुजरात के खेड़ा जिले से यह आंदोलन शुरुआत हो गई। इसमें वहां के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, वहां के किसानों को समर्थन किया। वहां के किसानों का समर्थन किया। ठीक है। कहाँ के? खेड़ा के किसानों का समर्थन किया। और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने राजस्व देने का, जो सरकार द्वारा राजस्व लगाया गया था उसको न देने के लिए बोल दिया। यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, राजस्व का भुगतान करने पर रोक लगा दिया। यानी कि राजस्व का भुगतान करने पर रोक लगा दी, किससे? किसानों को। ठीक है। तो यह एक बात हो गई। अब यहाँ पर जो है यह सत्याग्रह जो है, यह सत्याग्रह जो है जून 1918 तक चला था। कब तक चला? जून 1918 तक चला। लेकिन बाद में जो सरकार जो है किसान की बातों को मान लिया और यह आंदोलन खत्म हुआ। यानी कि सरकार
किसानों की बातों को किसानों की बातों को मान ली, ठीक है, और आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म हो गया। क्योंकि जब फसल जब वहां पर बर्बाद होगी तो फिर जो राजस्व है वहां के कर लगाने का कोई औचित्य बन नहीं जाता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही खेड़ा सत्याग्रह में। अब हम लोग जो दूसरा है बारदोली सत्याग्रह है उसके बारे में भी देख लेंगे। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में जो हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें हम लोग। यह जो था गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व को 30% वृद्धि कर दिया गया था। गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व जो है वो 30% वृद्धि कर दी गई थी। भू राजस्व, एक मिनट, ये भू राजस्व जो है वह 30% अधिक वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व जो है 30% अधिक वृद्धि कर दी गई, जिसके चलते बारदोली सत्याग्रह जो है वहां पर बारदोली जो आंदोलन जो किसान आंदोलन है ये वहां पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें इसमें भी वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की काफी भूमिका रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके महत्वपूर्ण नेता रहे और इन्हीं के नेतृत्व में बारदोली में किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किसानों किसानों द्वारा राजस्व, ये जो बढ़ा हुआ राजस्व था, किसानों द्वारा राजस्व न देने का आंदोलन आयोजन किया गया। न देने का आंदोलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि वहां की एक महिला द्वारा दी गई। वहां की एक महिला द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी, इसी आंदोलन से मिली थी। किससे? बारदोली सत्याग्रह से वहां की एक महिला द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, तो अब जब वहां पर ये जो आंदोलन हो गया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, उन लोगों का जो है बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की करने जाने लगी। जमीन की कुर्की की की जाने लगी। किस लिए? आंदोलन को दबाने के लिए। आंदोलन को दबाने के लिए। आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, तो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वहां के मवेशियों और जमीनों की कुर्की की जाने लगी। तब हुआ ये कि एक जांच समिति की गठन की गई। ये जब वहां पर बवंडर मचा तो एक जांच समिति की गठन की गई। एक जांच समिति की गठन की गई। ठीक है, तो जब जांच जांच समिति की गठन की गई दोस्तों, तो जांच समिति का जो रिपोर्ट था वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो ये 30% की जो ये वृद्धि की गई थी यह अनुचित थी। तो क्या हुआ था ये जांच समिति जो है, जांच समिति जो गठन की गई, जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि जो था अनुचित था। वृद्धि जो था अनुचित था और वो जो कर वृद्धि थी 30% की गई थी,
और कर वृद्धि जो थी 30% जो की गई थी, कर वृद्धि को घटाकर मात्र 6.03% कर दिया गया। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से यह आंदोलन काफी सफल रहा। हालांकि अंग्रेजों द्वारा काफी इसको दबाने के लिए दमन प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन जो किसान जो थे वो डटे रहे और अंततः जांच समिति की गठन हुई। और जांच समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो वृद्धि जो 30% का था, यह जो था दोस्तों यह अनुचित था। तो यह बारदोली सत्याग्रह के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में जो एक विद्रोह हुआ था। ये महाराष्ट्र जो है यहाँ पर, ये ये महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आंदोलन जो हुआ था उसको क्या बोला जाता था दोस्तों? यह जो है दक्कन का विद्रोह इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दक्कन का विद्रोह जो है, महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उसको दक्कन का विद्रोह बोला जाता था। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में, महाराष्ट्र के पूना, और ये महाराष्ट्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कब हुआ था यह? तो यह पूना और अहमदनगर जिले में, पूना और अहमदनगर जिले में साहूकार किसान का शोषण कर रहे थे। साहूकार वही जमींदार साहूकार जो थे वह किसानों का शोषण कर रहे थे। तो जब पूना और अहमदनगर के जिलों के किसानों का जब शोषण होने लगा, इसी समय ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ के एक रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि पर जो लगाया गया कर था, भू राजस्व जो था, उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई? 50% की वृद्धि कर गई। तो दक्कन का पहले हम लोग देख लेंगे। दक्कन जो है दोस्तों, दक्कन जो है महाराष्ट्र में, ये जो है महाराष्ट्र में यह विद्रोह हुआ था। और यह कब शुरुआत हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ये भी हम लोग देख लेंगे। पूना और अहमदनगर जिले में साहूकार जो है किसानों का शोषण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो भू राजस्व जो है था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व में जो 50% की वृद्धि की गई थी, इसको जबरदस्ती वहां के साहूकारों की द्वारा किसानों का जो शोषण जो है, और जमींदारों के द्वारा 50% जो है जबरदस्ती इसको लिया जा रहा था। तो साहूकारों के खिलाफ रैयतों ने एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन किया। ये जो वहां के रैयत जो थे यानी जो किसान थे, एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चालू किया, सामाजिक बहिष्कार स्टार्ट किया, यानी सामाजिक बहिष्कार शुरुआत की। किसको? साहूकारों को। जो वहां के साहूकार जो थे उनको सामाजिक बहिष्कार करने लगे। तो सामाजिक जब बहिष्कार उन लोगों का हुआ, तो लोगों ने जो है, क्या जब हुआ, जब सामूहिक जो सामाजिक जो बहिष्कार जब उन लोगों का हो गया, समाज ने उनको यानी किसानों ने जब बहिष्कार कर दिया, तो जितने भी साहूकार थे उनके जो दुकानों पर था, दुकानों पर से किसानों ने सामान खरीदना बंद कर दिया, सामान खरीदना बंद कर दिया। ठीक है। सामाजिक बहिष्कार इसी को कहा जाता है। ठीक। नाई, धोबी और मोची जो थे, नाई, धोबी, मोची, इन्होंने भी वहां से काम करने की, अपनी सेवा जो देने से इनकार कर दी, सेवा देने से इनकार कर दिया।
किनको? साहूकारों के घर ये जो सेवा दे रहे थे नाई, धोबी और मोची, ये इनकार कर दिए। ठीक है, तो यह सब सामाजिक बहिष्कार कैसे हुआ? तो इस आंदोलन को शांत करने के लिए, इस आंदोलन को शांत करने के लिए, इस आंदोलन को शांत करने के लिए एक समिति, एक अधिनियम जो है वो गठन किया गया, जिसको हम लोग दक्कन राहत दक्कन राहत अधिनियम, दक्कन, अच्छा यहाँ पर कृषक छोड़ दिए, दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है, यह इसको इसको पारित किया गया, दक्कन राहत अधिनियम। इसके इस इसमें क्या था दोस्तों, यह यहाँ पर हम रेड से लिख दे रहे हैं। ये जो दक्कन राहत जो अधिनियम था, दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो था, इसमें साहूकार जो किसानों का जो शोषण कर रहे थे, उस शोषण के विरुद्ध किसानों को संरक्षण दिया गया। साहूकार साहूकार जो शोषण कर रहे थे किसानों का, उनके विरुद्ध जो है ये किसानों को संरक्षण दिया जाने लगा। यानी कि अब जबरदस्ती साहूकार नहीं कर सकते थे किसानों के साथ। किस अधिनियम के तहत? दक्कन कृषक राहत अधिनियम के तहत। तब यह जाके आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग एक बार और ओवर रिव्यू कर लें। ये 1875 में हुआ। पूना और अहमदनगर जिले में साहूकारों का शोषण के खिलाफ हुआ। रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो 50% की वृद्धि कर दी गई थी, इसके भी अंतर्गत जो है, जो जमींदार थे वहां के जमींदार और साहूकार जो है किसानों का शोषण कर रहे थे। रैयतों ने सामाजिक बहिष्कार की शुरुआत कर दी। किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ। तो जब सामाजिक बहिष्कार की, तो उन लोगों ने दुकानों पर, जो साहूकारों के जो दुकान थे, ये साहूकार लिख रहे हैं, साहूकारों के दुकानों पर से किसानों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। नाई, धोबी, मोची ये सेवा देने से इनकार कर दिए। इस आंदोलन को शांत करने के लिए दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया सरकार के द्वारा, जिसमें किसानों को संरक्षण दिया गया। किसके विरुद्ध? ये साहूकार जो है अब शोषण नहीं कर सकते थे, जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यह नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे जो ये केरल है। केरल में भी जो आंदोलन हुआ था, यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, मुगला विद्रोह, और एक हुआ था पुनप्पा वायलार विद्रोह। तो यहाँ पर केरल में भी दो आंदोलन हुआ। तो हम लोग पहला देख लेंगे मोपला विद्रोह जो है। मोपला विद्रोह जो है, तो मोपला विद्रोह जो था, यह किसान विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। यह किसके विरुद्ध था? जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह था। ठीक है, यह किसान विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। चूंकि मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे, चूंकि ये जो मोपला जो किसान थे, मोपला किसान जो थे, मोपला में जो किसान थे, मुस्लिम समुदाय से थे। और जो वहां के जमींदार थे वो हिंदू समुदाय से थे। जो वहां के जमींदार जो थे वह हिंदू समुदाय से थे। ठीक है, यह हिंदू समुदाय से थे। मोपला किसान जो थे मुस्लिम समुदाय से थे तथा जमींदार हिंदू समुदाय से थे। तो उपनिवेशी सरकार यानी जो ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने इसको एक सांप्रदायिकरण देने के लिए, एक सांप्रदायिकरण, ब्रिटिश सरकार यही तो चाहती थी कि जो भारतवासी जो है वो अपने में लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े। तो सांप्रदायिकरण देने का जो प्रयास था,
यह किया गया किसके द्वारा? उपनिवेशी सरकार के द्वारा। उपनिवेशी सरकार के द्वारा यह सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। यह जो आंदोलन था, यह प्रारंभ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता जो थे, जो इसका इसमें सहयोग कर रहे थे। महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता इसमें सहयोग दे रहे थे। किसमें सहयोग दे रहे थे? मुगला विद्रोह में। और इस आंदोलन के अगर पूछा जाए कि महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो महत्वपूर्ण जो नेता थे, ये लोग तो सिर्फ सहयोग दे रहे थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नेता वहां के जो थे वो कौन थे? तो वो मुख्य नेता अली मुस्लियार जो थे, अली अली मुस्लियार, अली मुस्लियार जो थे, ये महत्वपूर्ण नेता थे। कहाँ के? तो मोपला विद्रोह में महत्वपूर्ण नेता अली मुस्लियार जो थे। एक चीज कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि मोपला विद्रोह कौन से विद्रोह का, ये आंदोलन का समकालीन था? तो यह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समकालीन था, यानी उसी समय यह जो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समकालीन था। कौन कौन सा विद्रोह? यह मोपला विद्रोह। तो ये सब मोपला विद्रोह के बारे में ये महत्वपूर्ण आप लोगों को तथ्य दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ये पुनपरा वायलार विद्रोह। ये पुनपरा वायलार, सॉरी ये दूसरा नंबर है, पहला तो हम लोग देख ही लिए मोपला विद्रोह केरल में। ठीक है, तो पुनपरा वायलार विद्रोह हम लोग देख लें। तो यह क्या था दोस्तों? यह एक संगठित श्रमिक विद्रोह था, यानी कि इसमें संगठन थी, यह संगठित श्रमिक विद्रोह था। तो यह जब संगठित श्रमिक विद्रोह था, और इसका जो शुरुआत जो हम लोग कह लेंगे, अक्टूबर 1946 जो था, यह शुरुआत था। तो यह सबसे पहले ब्रिटिश भारत में त्रावणकोर के रियासत के प्रधानमंत्री सीपी रामास्वामी अय्यर के खिलाफ यह जो विरोध था, किसके विरुद्ध यह था? त्रावणकोर, त्रावणकोर रियासत के प्रधानमंत्री, जो नेहरू जी की अंतिम अंतरिम जो सरकार थी, उसी में त्रावणकोर रियासत के प्रधानमंत्री जो थे, यह सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी, सीपी रामास्वामी अय्यर जो थे प्रधानमंत्री, इन्हीं के रियायत, इन्हीं के रियासत, इन्हीं के रियासत के विरुद्ध यह विद्रोह उपजा था। विरुद्ध उपजा था विद्रोह, कौन सा? यह पुनपरा वायलार विद्रोह। यह संगठित श्रमिक विद्रोह था। त्रावणकोर के रियासत प्रधानमंत्री सीपी रामास्वामी अय्यर तथा उनके रियासत के विरुद्ध यह विरोध उपजा था। यह विद्रोह क्यों किया गया? तो यह जो विद्रोह है वह अन्यायपूर्ण कराधान जो था, यानी कि अन्यायपूर्ण तरीके से जो कर आरोपित अधिरोपित किए जा रहे थे, और शासन में जो उनके शासन में शोषण के खिलाफ, ये एक नंबर और ये दो नंबर, शोषण के खिलाफ ये रामास्वामी अय्यर जी के शासन में जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ, और अन्यायपूर्ण कराधान के खिलाफ ये पुनपरा वायलार विद्रोह की जो शुरुआत की गई थी। इसमें जो
इसमें मजदूर वर्ग और अन्य सभी वर्गों ने और सभी धर्मों के नेताओं ने सब भूलकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। इसमें सभी मजदूर वर्ग, यानी कि कोई भी मजदूर वर्ग जो बड़ा छोटा जो है, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सभी मजदूर वर्ग तथा श्रमिक वर्ग तथा सभी श्रमिक वर्ग, सभी धर्मों से, ये सभी जो धर्मों से, कोई इसमें धर्मों का जो एथी नहीं था, मतलब कि हाँ फलाने हम हिंदू हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे, मुस्लिम है तो साथ नहीं देंगे। तो सभी धर्म के जो श्रमिक और मजदूर थे एक साथ आए, और इन सब नेताओं ने अपनी जाति धर्म को भुलाकर सरकार के खिलाफ जो विद्रोह कर गया, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है। तो इस विद्रोह के फल स्वरूप जो है, जब ये विद्रोह किया गया तो इस विद्रोह के फल स्वरूप त्रावणकोर जो है एक स्वतंत्र त्रावणकोर में लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो अब हम लोग देख लेंगे कि ये त्रावणकोर जो बार बार आ रहा है, ये त्रावणकोर क्या है दोस्तों? यह त्रावणकोर जो अभी वर्तमान में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जो भी इसको कहा जाता है, इसी को हम लोग पहले त्रावणकोर कहते थे। किसको? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम को त्रावणकोर कहते थे। केरल की ये राजधानी हो गई। तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और यह आंदोलन जो है यह सफल रहा। तो यह जो दोस्तों हम, तो आज हम लोगों ने देखा कि ये भारतीय जो जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए यहाँ पर, तो किसान आंदोलन के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ली। ये जो किसान आंदोलन यहाँ पर हुए थे भारत में, किसान आंदोलन जो हुए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ पर ली। और यह जो वीडियो है, आप ही लोग में से एक दोस्त के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर भारत के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पर एक वीडियो लाइए। तो उन्हीं के कहने पर यह मैं वीडियो आपका अपना चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर यह लेकर आया। और मेरे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों, आप मेरे कमेंट में जरूर लिखें। और अंतिम में एक बार और कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और इस चैनल पर हमेशा ही इस तरह की वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारियां जो जीके से है, करंट अफेयर से है, और तुरंत मैं मैथ और रीजनिंग की भी क्लासें भी इस चैनल पर लेकर आऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जितना भी वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए आप लोगों को जय हिंद।